हेलो मित्रों, कैसे हैं आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये व्याख्यान क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अपनी जो क्लासेस निरंतर रूप से चल रही हैं और इन क्लासेस में हम हिंदी व्याकरण के साथ साथ हम भाषा विज्ञान का जो विषय बिंदु है उसको हम साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि हम सबसे पहले संपूर्ण हिंदी का अध्ययन कर लें और संपूर्ण हिंदी का अध्ययन करने के बाद हम मेरे मित्रों आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा व्याख्यान लेके आएंगे ताकि प्रत्येक बिंदु को हम अच्छी तरह से क्लियर कर सकें, या हम यह कहें कि हम प्रत्येक बिंदु को हम बहुत ही बारीकी से लेकर के अध्ययन के रूप में हम आएंगे। और अब भी हमारा प्रयास यही जारी है कि हम प्रत्येक बिंदु को बहुत ही क्लियरिटी के रूप में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रत्येक स्टूडेंट किसी भी प्रकार का हिंदी व्याकरण से संबंधित हो या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न आप लोगों से परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है तो आप उसे तुरंत सोल्व कर सकते हैं। तो मित्रों, हमें व्याकरण को रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें भाषा विज्ञान को रटने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल एक प्रकार से व्यवहारिक रूप में हिंदी भाषा का जो व्याकरण है उसको भी क्लियर कर रहे हैं और साथ ही साथ हम भाषा विज्ञान को भी हम बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से क्लियर कर रहे हैं। और इसी प्रयास के कारण मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप अधिक से अधिक इस चैनल के साथ जुड़ने का प्रयास करें और बहुत ज़्यादा आप लाभ उठाने की कोशिश करें। तो मित्रों, हमारा प्रयास आपके साथ जुड़ा हुआ है और जितना आप हमारा सहयोग, जितना आप इस चैनल के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे उससे भी अच्छा प्रयास हम आपके सामने जारी रखने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, ऐसे ही हम अपना अगला प्रयास या अपना अध्ययन बिंदु हम लेके आ रहे हैं और वो अपना अध्ययन बिंदु भाषा विज्ञान से संबंधित है। और भाषा विज्ञान में मित्रों हम यह पढ़ चुके हैं कि हिंदी भाषा का जो हमारा उद्भव एवं उसका विकास है और वो उद्भव एवं विकास किस रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है। तो मित्रों, हमारी जो पहले की जो कक्षाएं थी उन पहले की कक्षाओं में हम भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में हम अध्ययन करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं कि पहले तो हमने अध्ययन किया था वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। और आज का अपना विषय मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल के बारे में है। और इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में हम दो भाषाओं के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। और पहला अध्ययन हम इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में हम पहला अध्ययन हम कंप्लीट कर चुके थे जिसका नाम है, एक बार मैं नाम उल्लेख करूँगा, हम हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास में दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं जिसको हम 3 भागों में बांटा था। और उन 3 भागों में से एक भाग अपना दूसरा है जिसका नाम है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मित्रों, इसको हम शुरू कर चुके हैं और शुरू किया तब हमने इससे पहले जो हमारा जो वीडियो था या इससे पहले हमारी जो क्लास थी उस क्लास में हमने इसको शुरू किया था, इस काल को हमने शुरू किया था। और इस काल को हमने इस प्रकार से बताया था कि इसके 3 भाग बनते हैं। एक भाग बनता है प्रथम प्राकृत, दूसरा बनता है वो है द्वितीय और तीसरा बनता है अपना तृतीय प्राकृत। तो मित्रों, मैंने आपको ये बताया था या हमने इस प्रकार से पढ़ा था कि प्रथम प्राकृत में हम पाली भाषा के बारे में अध्ययन करते हैं और द्वितीय प्राकृत में हम जैन धर्म की जो प्राकृत भाषा है या जैन धर्म के ग्रंथों में जिस प्रकार की भाषा लिखी गई है उस भाषा का नाम प्राकृत के रूप में था। और उस प्राकृत के बारे में हमने 5 भागों में पढ़ा। और इसी के साथ हम आज शुरू करने जा रहे हैं अपना मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का तीसरा वर्ग या तीसरा उपभेद जिसका नाम है तृतीय प्राकृत। तो मित्रों, मैं आपको एक और चीज़ से अवगत करवाना चाहूँगा। ये जो तृतीय प्राकृत है आज या
इस तृतीय प्राकृत का नाम हमारे हिंदी साहित्य में या भाषा विज्ञान में या हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास में इस तृतीय प्राकृत का नाम हमारे सामने इस प्रकार से बाहर निकल कर आता है, जिसका नाम है अपभ्रंश। तो मित्रों, आज हम इसी अपभ्रंश के बारे में अध्ययन करेंगे। और मित्रों, मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि अपभ्रंश जो भाषा है, यहाँ से हमारी हिंदी भाषा के प्रारंभिक चरण दिखाई देते हैं। तो मैं इसके बारे में बहुत ही गहराई से हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, हम आज का अपना अध्ययन बिंदु हम इसी को शुरू कर रहे हैं, वो है अपना अपभ्रंश। तो मित्रों, यहाँ से हमारे कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य जो प्रश्न होते हैं या हिंदी भाषा में से संबंधित जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, जैसे नेट का है, सेट का है, जेआरएफ का है, या फिर स्कूल व्याख्याता है, या वरिष्ठ अध्यापक है, या महाविद्यालय स्तर पर होने वाले जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, वहाँ से ये जो प्रश्न है यहाँ से बनने शुरू होते हैं। क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि मित्रों, हमारे पाठ्यक्रम में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा का उद्भव एवं उसके विकास से हमारे पाठ्यक्रम शुरू होता है और यहीं से हमारे प्रश्न बनने शुरू होते हैं। तो मित्रों मेरे छात्र छात्राओं, यहाँ से प्रश्न हमारे कंपटीशन एग्जाम में कम से कम इस टॉपिक से कम 2 प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो हमें इसको बहुत ही गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। तो मित्रों, मैं आपको यह और बताना चाहूँगा कि ये जो अपभ्रंश काल है या अपभ्रंश काल है, इस अपभ्रंश काल को लेकर के हम इनकी समय निर्धारित करेंगे। तो मित्रों, हमने इसके बारे में ऐसे पढ़ा था, ये जो प्रथम प्राकृत है, प्रथम प्राकृत का समय हमने 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी माना। द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक इसका समय हमने माना। तृतीय प्राकृत का मतलब, इसका मतलब यह है द्वितीय प्राकृत के बाद से ये शुरू हो जाती है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी, और इसी के साथ ये 11वीं शताब्दी तक यह काल चलता रहता है अपभ्रंश के साथ। तो मित्रों, ये इस अपभ्रंश का ही एक रूप बाहर निकल के आता है, जिसका नाम है अवहट। तो कहने का मतलब ये है, पहले तो ये अपभ्रंश भाषा बनी और अपभ्रंश का ही बिगड़ा रूप ये अवहट के रूप में आया, जिसका समय 11वीं शताब्दी तक चलता है। तो हम आज इसी के बारे में अध्ययन करेंगे और अपना अध्ययन बिंदु है वो है अपभ्रंश। और इस अपभ्रंश भाषा में मुख्य विशेषताएं क्या क्या बाहर निकल के आती हैं, उसी के बारे में हम बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे। और पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए मित्रों, अपभ्रंश जो भाषा है, उस अपभ्रंश भाषा के बहुत सारे नाम हैं। एक तो हमारे सामने प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं, क्या बनते हैं कि अपभ्रंश जो भाषा है, वो भाषा विद्वानों के अनुसार कौन कौन से नामों से संबोधित होती है। तो मित्रों, मैं एक नाम का उल्लेख करूंगा, जिसका नाम है वाग्भट और एक है हेमचंद्र। ये 2 भाषा वैज्ञानिक है या भाषा शास्त्री है या उस समय के बहुत बड़े कवि हैं। हेमचंद्र जी ने तो प्राकृत भाषा के एक व्याकरण निर्धारित कर दिया था। उन्हीं हेमचंद्र जी ने, आचार्य हेमचंद्र ने इस प्राकृत भाषा को एक नाम दिया, जिसका नाम था ग्राम भाषा। क्या नाम है? ग्राम भाषा। तो मित्रों, ये ग्राम भाषा नाम 2 भाषा वैज्ञानिकों ने नाम दिया। एक तो है आचार्य हेमचंद्र और दूसरा है वाग्भट, एक काव्य शास्त्री होते हैं वाग्भट। इन्होंने दोनों ने मिलकर के या दोनों ने एक नाम दिया। किसको नाम दिया? अपभ्रंश भाषा का नाम ये ग्राम भाषा नाम दिया। ये नाम क्यों दिया? क्योंकि मित्रों, इस समय गाँवों की जो भाषा थी या गाँव में जो जन समुदाय के वर्ग के लोग थे, उन लोगों की जो मुख्य भाषा थी, उन लोगों की भाषा ये ग्राम भाषा थी। क्यों थी? क्योंकि इससे पहले जो भाषा थी वो प्राकृत के रूप में है। और प्राकृत किनकी भाषा है? प्राकृत एक प्रकार से साहित्यिक भाषा होगी, और गांव के लोग जो हैं, जन साधारण लोग हैं, उनकी भाषा बन गई ये ग्राम भाषा। इसी के साथ एक हमारे भाषा वैज्ञानिक और आते हैं या काव्य शास्त्री और आते हैं या भाषा शास्त्री और आते हैं, जिसका नाम है व्याढ़ी। क्या नाम है? व्याढ़ी। और दूसरा है पतंजलि। इन दोनों ने मिलकर के अपभ्रंश का एक नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्ट है। किनके नाम है? व्याढ़ी और दूसरा है पतंजलि। इन दोनों आचार्यों ने अपभ्रंश का नाम
कहा ये विकृत है। क्या है? विकृत है, ये भ्रष्ट भाषा है। भ्रष्ट और विकृत और भ्रष्ट नाम क्यों दिया? देखिए मित्रों, इसलिए नाम दिया कि ये एक प्रकार से बिगड़ी हुई भाषा थी, या गांव में जिस प्रकार के लोग निवास करते थे या अनपढ़ गंवार व्यक्ति निवास करते थे उस समय, किस समय, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच में जो गांव के लोग निवास करते थे उन लोगों की भाषा ये थी। इसमें ग्वारूपन नज़र आता था, और ग्वारूपन नज़र आने की वजह से इनका नाम विकृत दिया, और दूसरा नाम दिया भ्रष्ट, और एक नाम और दिया, ये पतित भाषा है। पतित का मतलब ये गिरी हुई भाषा है, इसका कोई साहित्यिक रूप नहीं है। इस प्रकार से इनके नाम विद्वानों ने ये दिए। तो मित्रों, ये तो है विद्वानों के अनुसार इसका नाम। अब एक हमारे काव्य शास्त्री और आते हैं जिसका योगदान बहुत बड़ा है, जिनका नाम है आचार्य दंडी। और आचार्य दंडी जो है उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। किसने? आचार्य दंडी ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। काव्यादर्श। इस काव्यादर्श में आचार्य दंडी ने ये कहा कि ये जो अपभ्रंश भाषा है ये आभीरों की भाषा है। किसकी है? ये आभीरों की भाषा है। ये आभीर कौन है? देखिए मित्रों, ये आभीर एक जाति विशेष है। यहाँ हमारे राजस्थान में या राजपूताना क्षेत्र में आभीर लोग हुआ करते थे। आभीर का मतलब मित्रों ये है कि हमारा राजस्थान का जो क्षेत्र है मारवाड़, और पूर्वी जो पंजाब है उस पूर्वी पंजाब का नाम हुआ करता था टक। क्या नाम था मित्रों? उनका नाम था, पूर्वी पंजाब का नाम हुआ करता था वो है टक। टक का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक भाषा का नाम से ही संबोधित है, और इस टक क्षेत्र के लोग और भादाना क्षेत्र में जो लोग हैं उन लोगों की जो भाषा थी, उन लोगों की भाषा ही एक प्रकार से ये आभीरों के रूप में थी। या इस क्षेत्र में जो आभीर लोग फैले हुए थे उन आभीरों लोगों की एक गाँव की भाषा थी, और यही आभीरों लोगों की भाषा बनने के कारण यह उस क्षेत्र में राजभाषा के रूप में बन गई। क्या बन गई? ये राजभाषा बन गई उस समय। किस समय? 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में जितने भी आभीर लोग थे, या हमारे राजस्थान में निवास करने वाले लोग और सिंध प्रांत में रहने वाले लोग, और इसके साथ साथ गुजरात के आसपास में जितना भी भूखंड है, या इतना बड़ा जो भूखंड है, इस भूखंड में आभीर लोगों की ज़्यादा बहुलता थी, और आभीर लोगों की बहुलता होने के कारण इसे आभीरों की भाषा के नाम से संबोधित किया। ये किसने किया? ये मित्रों ये किया आचार्य दंडी ने, कहा कि ये आभीरों की भाषा। तो मित्रों, इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आभीरों की भाषा अपभ्रंश का नाम किसने दिया। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगली हम चर्चा करें कि जितने भी संस्कृत के जो वो व्याकरण करता है या संस्कृत भाषा को लिखने वाले जितने भी विद्वान हैं, उन लोगों ने ये कहा कि ये सारी भाषाओं से सबसे अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि मित्रों ये एक प्रकार से गांव की भाषा हो गई, इसलिए ये सबसे अलग बन गई। तो इसलिए सभी लोग इसे अलग भाषा बोलते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं, हम इसकी बात करेंगे कि इसका योगदान क्या है, हमारे साहित्य में क्या योगदान है। हमारे साहित्य में मित्रों इसका अपभ्रंश का योगदान ये है कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, उस हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम उठा करके देखते हैं तो सबसे पहला काल आता है, वह आता है आदिकाल। किसका आता है मित्रों? आदिकाल। आदिकाल में हम बहुत सारे वर्ग पढ़ते हैं, या आदिकाल के बहुत सारे भाग पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य पढ़ते हैं, जैन साहित्य पढ़ते हैं, रासो काव्य पढ़ते हैं, इत्यादि जितने भी काव्य हम पढ़ते हैं। कहाँ? आदिकाल में। आदिकाल का अध्ययन करते हैं तो आदिकाल में बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो सारे के सारे अपभ्रंश में ही लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? वो अधिकांशतः अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। और वो कौन कौन से ग्रंथ हैं? देखिए मित्रों, वे ग्रंथ जैसे मैं नाम लूँ तो नाम लेने के बाद बहुत लंबी चौड़ी सूची हमारे सामने निकलती है। जैसे मुख्य ग्रंथ है, जैसे महापुराण ग्रंथ है, अणाई कुमार चरियु है, जसहर चरियु है, नेमिनाथ रास है, भविष्यत कथा है, पाहुड़ दोहा है। इस प्रकार के जो ग्रंथ हमारे आदिकाल के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो सारे के सारे इसी में शामिल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितना भी ग्रंथ जैसे रासो काव्य है, जैन साहित्य है,
या हम सिद्ध साहित्य की बात करें, या फिर हम रासो काव्य की बात करें, या फिर हम और अन्य काव्यों की हम बात करते हैं, तब इनमें से हमें एक ही भाषा दिखाई देती है कि इन सभी ग्रंथों में कहीं ना कहीं अपभ्रंश भाषा का योगदान जरूर है। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये अपभ्रंश साहित्य बहुत बड़ा बन जाता है। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि अपभ्रंश साहित्य की उन्नति, अपभ्रंश साहित्य की उन्नति हमारे सामने या हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में, हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में 7वीं शताब्दी से, 7वीं सदी से ये बहुत ज़्यादा साहित्य के रूप में हमारे सामने आने लगी है। तो कहने का मतलब सर्वाधिक उन्नति यहाँ से शुरू होती है। किसकी सर्वाधिक उन्नति? अपभ्रंश भाषा की 7वीं शताब्दी से शुरू होती है, और यहाँ से शुरू होने के साथ साथ तब हमारे आदिकाल का जो भी साहित्य हमारे सामने प्रकट होता है वो सारा का सारा इसी में लिखा गया। और मुख्य रूप से कहा मित्रों, मुख्य रूप से हमारे मारवाड़ क्षेत्र में, मुख्य रूप से हम ये कहेंगे हमारे राजपूताना क्षेत्र में आदिकाल का अधिकांश साहित्य लिखा गया। और अधिकांश साहित्य लिखा जाने के कारण हमारे राजस्थान में ये आभीर वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा का मुख्य प्रचार प्रसार हमारे राजस्थान में, हमारे सिंध प्रांत में और हमारे गुजरात प्रांत में मुख्य रूप से रहा है। तो इस प्रकार से इसका योगदान साहित्य में है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, हम मुख्य विशेषता बाहर निकालें। मुख्य विशेषता हम अब इस प्रकार से निकालेंगे कि ये आखिर किस प्रकार से अलग बन गई भाषा। बहुत सारे संस्कृत के व्याकरणकर्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि ये सभी भाषाओं से सबसे अलग है। ये क्यों कहा? देखिए मित्रों, एक भाषा दब गई। कौन सी भाषा दब गई? इसमें हम प्राकृत भाषा का अध्ययन कर चुके हैं। प्राकृत का मतलब इसमें 5 वर्ग थे, इसके 5 भाग थे, जैसे मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, पेशासी और महाराष्ट्र। ये जो 5 वर्ग थे, इन 5 वर्गों से अलग बाहर निकली है ये अपभ्रंश। और अपभ्रंश ने बहुत ज़्यादा अपना साहित्य लिखना शुरू किया। कब से? 7वीं शताब्दी से। और 7वीं शताब्दी से जब लिखना शुरू किया तब इन्होंने बहुत सारी जो विशेषताएं हैं इन्होंने वो अपना ली। वो कौन कौन सी विशेषताएं अपनाई? अपभ्रंश ने देखिए मित्रों मुख्य रूप से विशेषता अपनाई है, वो है कि इन्होंने अपनी भाषा का रूप उकार प्रधान बना दिया। उकार प्रधान का मतलब है क्रिया रूप के अंत में ऊ की मात्रा होगी, उसका रूप बना दिया। एक तो ये। दूसरी यह है कि संस्कृत से ये अलग क्यों है। दूसरी विशेषता हम यह लेके आएंगे कि ये सभी भाषाओं से अलग क्यों है। वो सभी भाषाओं से इसलिए अलग है मित्रों क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वो संयोगात्मक भाषा है। किस प्रकार की है? ये संयोगात्मक भाषा थी। कौन सी? चाहे वो संस्कृत हो या फिर पाली हो या फिर प्राकृत हो, ये सारे की सारी संस्कृत से निकली हुई है और संस्कृत की एक ही रूढ़ी का अनुकरण करते हैं। और वो रूढ़ी इनकी कौन सी है? इनकी रूढ़ी है संयोगात्मक प्रवृत्ति की। लेकिन अपभ्रंश में ये संयोग से हट करके वियोग अवस्था में आ गई। वियोग का मतलब है इन्होंने अपने परसर्गों का विकास कर लिया। किसका? परसर्ग मित्रों होते हैं कारक विभक्ति चिन्ह होते हैं। परसर्ग का मतलब होता है विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अपभ्रंश ने ये अपना लिया और इन्हीं की वजह से ये अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक हो गई, वियोगात्मक भाषा बन गई। तो इस प्रकार से इसकी ये मुख्य विशेषता बनती है। जैसे क्रिया रूप और प्रसर्ग रूप ये अलग अलग लिखे जाने लगे। जिस प्रकार से हम हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं तो क्रिया रूप अलग लिखते हैं, कर्ता अलग लिखते हैं, उसमें प्रसर्गों का प्रयोग करते हैं। प्रसर्ग का मतलब कारक की विभक्तियों का हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग भाषा बन गई। अब देखिए मित्रों, अब हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की। एक बार इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मध्य कड़ी कौन सी है। ये ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ। ये हमारे 2016 में एक एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम का नाम था कॉलेज महाविद्यालय स्तर पर एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता था
और होता है उस स्क्रीनिंग टेस्ट में ये प्रश्न हमसे पूछा गया था कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मध्य कड़ी कौन सी भाषा के रूप में है। तो मित्रों सब इसका जवाब हमारे सामने यही आएगा कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के मध्य की कड़ी यही अपभ्रंश भाषा है, या हम ये कहें कि यह भाषा एक तो प्राकृत भाषा और दूसरी है कौन सी, आधुनिक आर्य भाषा जो भी हैं, आधुनिक आर्य भाषा जितनी भी हैं उनके बीच की कड़ी है। मतलब इन दोनों को मिलाने का प्रयास करता है। इसमें प्राकृत के भी लक्षण हैं और आधुनिक भाषा के चरण इससे भी निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये बीच की कड़ी है जिसका नाम है अपभ्रंश। इस प्रकार से मित्रों इसकी मुख्य विशेषता बाहर निकल के आती है। अब हम बात करते हैं कि एक प्रश्न और बनता है हमारे सामने कि हमने ये बताया कि अपभ्रंश का मुख्य रूप से विकास और विस्तार कहाँ हुआ है। अपभ्रंश का मुख्य रूप से विकास और विस्तार हमारे इसी राजस्थान प्रांत में हुआ है या राजपूताना प्रांत में हुआ है। और राजपूताना प्रांत में इसका विकास होने के कारण राजपूताना प्रांत में या राजस्थान प्रांत में इसका अधिक विकास या अधिक साहित्य लिखे जाने की वजह से हमारी राजस्थानी जो भाषा है, क्या हमारी राजस्थानी भाषा है, उस राजस्थानी भाषा को इस अपभ्रंश की क्या बोलते हैं, अपभ्रंश की एक प्रकार से जेठी बेटी बोलते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे की पूरक है। कौन कौन सी, हमारी राजस्थानी भाषा और दूसरी कौन सी है, ये अपभ्रंश भाषा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे हिंदी भाषा में या हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास में अपभ्रंश का योगदान है। अब हम बात करते हैं मित्रों इसी अपभ्रंश का दूसरा भाग, या हम ये कहें कि ये अपभ्रंश भी अपने आप में और सुधार करने लग गई। कौन, अपभ्रंश भाषा भी अपने आप में परिवर्तन होने लग गई। जब ये परिवर्तन होने लग गई तब इसका नाम विद्वानों ने कहा कि ये अपभ्रंश नहीं रही, ये अवहट्ठ के रूप में आ गई। किस रूप में आ गई, अवहट्ठ भाषा के रूप में आ गई। तो ये अवहट्ठ क्या है, ये इनका विकास, इसका समयकाल क्या रहा है। तो देखिए मित्रों कई विद्वान अवहट्ठ के बारे में ये कहते हैं कि ये 9वीं या 900 ईस्वी या 9वीं सदी से लेकर से शुरू होती है और ये 11वीं सदी तक ये निरंतर रूप से चलती है। कौन सी, ये अवहट्ठ से बाहर निकलती है, या अवहट्ठ के बारे में कई विद्वानों ने कहा कि ये अब पुरानी हिंदी है। कौन सी, पुरानी हिंदी, और पुरानी हिंदी के नाम से भी ये अवहट्ठ जानी जाती है। तो मित्रों हमने इसका समयकाल बताया, ये 9वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक इसका समयकाल चलता रहा। अब कुछ एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि नहीं, इसका समयकाल तो 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक है। बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने ये ही कहा। लेकिन हम वास्तविक रूप में ये मानेंगे कि अपभ्रंश के साथ साथ इसी अवहट्ठ भी बाहर निकलती है, और अवहट्ठ मुख्य रूप से बाहर निकलना शुरू हुई थी, वो इस समय से बाहर निकलना शुरू हुई थी। अब मित्रों हमारे सामने प्रश्न आता है कि अवहट्ठ नाम आया कहाँ से। तो देखिए मित्रों ये प्रश्न हमसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था, और वही आरपीएससी ने एग्जाम करवाया था 2016 में कॉलेज लेक्चरशिप का, और उसमें प्रश्न पूछा गया था कि अवहट्ठ का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो मित्रों अवहट्ठ का सबसे पहले प्रयोग एक विद्वान हुआ करते हैं जिसका नाम है ज्योतिश्वरी ठाकुर। कौन है, ज्योतिश्वरी ठाकुर। ज्योतिश्वरी ठाकुर, इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है वर्ण रत्नाकर, जो हमारे आदिकाल में है, वर्ण रत्नाकर। और इस वर्ण रत्नाकर में इसी इसी अवहट्ठ का उल्लेख है। किसका है, इसी अवहट्ठ भाषा का उल्लेख है। और इसी उल्लेख करते, इसमें वर्ण रत्नाकर में अवहट्ठ का उल्लेख करते हुए कहा, किसने, ज्योतिश्वरी ठाकुर ने कहा कि ये क्या है, ये एक प्रकार से
अवहट है, अपभ्रंश का ही दूसरा बिगड़ा हुआ रूप है और उसी का बिगड़ा हुआ रूप अवहट के रूप में है। अब एक विद्वान और है, कौन? प्राकृत पेंगलम हमारे सामने पहले नहीं, हमारे साहित्य में लिखी जा चुकी थी। क्या? ये प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम मित्रों ये एक प्रकार से व्याकरण ग्रंथ है, प्राकृत पेंगलम। और इसी प्राकृत पेंगलम के एक टीकाकार हुआ करते हैं। कौन? टीकाकार। मतलब इसी प्रकार की एक ग्रंथ या इसमें संशोधन करने वाले एक विद्वान होते हैं जिसका नाम है पंडित बंशीधर। और बंशीधर ने इन्होंने ये कहा कि ये एक प्रकार से अवहट ही है। इन्होंने भी नाम क्या दिया? अवहट नाम दिया। तो कहने का मतलब यह है कि बंशीधर ने अवहट नाम दिया। और सबसे पहले अवहट का प्रयोग किसने किया? उसने किया ज्योतिश्वरी ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में। अब देखिए, एक विद्वान होते हैं हमारे साहित्य के, बहुत बड़े कवि होते हैं जिसका नाम है अब्दुल रहमान। और अब्दुल रहमान ने मुख्य रूप से अपभ्रंश भाषा में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है संदेश रासक, जो हमारे हिंदी साहित्य में एक विरह काव्य ग्रंथ है। एक ग्रंथ है संदेश रासक। और इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं अब्दुल रहमान, जो अपभ्रंश के कवि हैं, अब्दुल रहमान। इस अब्दुल रहमान ने कहा कि मेरे इस ग्रंथ में मैं इस भाषा का, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग न करने के बजाय मैं अपभ्रंश का एक बिगड़ा हुआ रूप का प्रयोग कर रहा हूँ जिसका नाम है अवहट। और इसी प्रकार से हमारे हिंदी में एक कवि होते हैं जो मिथिला प्रांत के कवि हैं जिसका नाम है विद्यापति। बहुत बड़े कवि हैं और बहुत फेमस कवि हैं। इन्हीं की वजह से हमारे हिंदी साहित्य में रास परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया था, या भक्ति की परंपरा को इन्होंने शुरू किया था। तो यही विद्यापति, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कीर्तिलता। और कीर्तिलता में इन्होंने खुद ने कहा कि मैं अपभ्रंश भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा। मैं किसका? अपभ्रंश भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा, मैं अपने ग्रंथ में अवहट का ही प्रयोग कर रहा हूँ। तो मित्रों, इस प्रकार से ये मिथिला प्रांत के जो कवि हैं जिसका नाम क्या है? विद्यापति है, जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में कीर्तिलता में इसका प्रयोग किया। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में एक संत और हैं, उस संत का नाम है संत ज्ञानेश्वर। और ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी नामक किताब लिखी। और एक हमारे हिंदी में आदिकाल के गद्य साहित्य के एक लेखक हैं, या चंपू साहित्य के एक लेखक है जिसका नाम है, क्या नाम है उनका? नाम रोडा है। और रोडा की लिखी हुई किताब है जिसका नाम है राउल वेल। और राउल वेल में भी इन रोडा कवि ने इस अवहट भाषा का प्रयोग किया। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारे अवहट भाषा के बहुत सारे लक्षण हमारे सामने नज़र आते हैं और यही जो विशेषताएं हैं बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो इस प्रकार से ये अवहट और अपभ्रंश भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। तो मित्रों, हम अब बात करें इसकी साहित्यिक चर्चा के बारे में। तो साहित्यिक चर्चा के बारे में हम इसके बारे में यह कह सकते हैं कि हमारा जो आदिकाल है वो सारा का सारा आदिकाल मुख्य रूप से 70% भाग इसी भाषा में लिखा हुआ है। और इसके साथ हम बात करते हैं एक मुख्य विशेषता के बारे में। देखिए मित्रों, अवहट में एक छंद चला करता था। अवहट में एक छंद का प्रयोग होता था जो 15 मात्राओं से मिलकर के बना हुआ था। किसमें? एक छंद था और वो उसमें 15 मात्राएं थी और 15 मात्राओं से मिलकर के एक छंद बनता था जिसका नाम है चौपई। और चौपई का प्रयोग किन्होंने? अपभ्रंश के कवियों ने और अवहट के कवियों ने मिलकर के एक मात्रिक छंद बनाया जिसका नाम था चौपई, जिसमें 15 मात्राएं थी। लेकिन आगे चल कर के अपनी हिंदी में इस चौपाई में एक मात्रा और बढ़ा दी और मात्रा बढ़ाने के साथ ये 16 मात्राओं के साथ हम हिंदी में चौपाई का प्रयोग करने लगे। तो कहने का मतलब हमारी हिंदी मुख्य रूप से यहीं से बाहर निकल के आती है। कहाँ से बाहर निकल के आती है? मुख्य रूप से जो हिंदी चाहे काव्य शास्त्र की दृष्टि से हो या फिर काव्य लेखन की दृष्टि से हो या उच्चारण की दृष्टि से हो, वो मुख्य रूप से अपनी हिंदी इस अवहट और अपभ्रंश से ही बाहर निकल के आती है। तो इसके साथ ही अपना ये टॉपिक अपभ्रंश और अवहट से संबंधित है जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी के साथ हम इसको यहाँ समापन करेंगे और अब हम चर्चा करेंगे
आधुनिक भारतीय हिंदी भाषा का विकास और उसका जो वर्गीकरण बना हुआ है उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।